उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों मुन्ना और गुड़िया के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। इस बार गर्मी ने बहुत जल्दी ही अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया था। सूरज मानो आसमान से आग बरसा रहा था, मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं और लू के थपेड़े चल रहे थे। रामू के पास अपना खेत नहीं था, इसलिए वह गांव के सेठ के खेत में मजदूरी करता था। वह तपती धूप में दिन भर काम करता, क्योंकि कई बार उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुट पाती थी। हे भगवान, कितनी तेज धूप है इस बार। लगता है इस साल गर्मी बहुत जल्दी आ गई है। सिर ऐसे दर्द कर रहा है जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो, और गला भी बिल्कुल सूख गया है। एक घूंट पानी मिल जाए तो जान में जान आ जाए, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। अगर जरा भी काम से रुका तो सेठ तुरंत मुझे काम से निकाल देगा। ऊपर से आज की मजदूरी भी नहीं देगा। मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए तो यही थोड़े से पैसे ही सहारा है। दोपहर का समय था। झोपड़ी के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भट्टी जल रही हो। बच्चे पसीने से भीगे जमीन पर बैठे थे। माँ, गला जल रहा है। इतनी प्यास लगी है कि बोलते भी नहीं बन रहा। क्या घड़े में थोड़ा सा भी ठंडा पानी नहीं बचा? सुबह से बस 2 घूंट ही पिया है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट के अंदर आग लगी हो। अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो शायद अच्छा लगने लगे। बेटा, मैं क्या करूं? सुबह जो कुएं से पानी लाई थी वो भी अब गर्म हो चुका है। इस मिट्टी के घड़े में भी ठंडक नहीं बची। काश हमारे घर में भी कोई गहरा कुआं होता या बड़ा मटका होता जिसमें पानी ठंडा रहता, लेकिन गरीब की झोपड़ी में तो बस उम्मीद ही रहती है। माँ, आज भी स्कूल नहीं जाएंगे क्या? मास्टर जी कल बहुत डांट रहे थे। बोले थे कि पढ़ाई छोड़ दोगे तो जिंदगी भर मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन इतनी गर्मी में रास्ते पर चलते ही सिर घूमने लगता है। बेटी, तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है तुम्हें स्कूल न भेजना? लेकिन इस आग बरसाती गर्मी में तुम लोग कैसे जाओगे? रास्ते में लू चल रही है। कल ही तो पड़ोस के शंभू काका का बेटा रास्ते में बेहोश हो गया था। तुम लोग अभी यहीं आराम करो। हे भगवान, इतनी तेज धूप है, इतनी गर्मी। न जाने रामू कैसे होंगे। अभी तक घर भी नहीं आए। घर का पानी भी गर्म हो गया है। इतनी भयानक गर्मी क्यों है प्रभु? हम गरीबों पर रहम कीजिए। अरे रामू, ये क्या हालत बना ली है आपने? चेहरा तो अंगारे की तरह तप रहा है, आंखें भी लाल हो गई हैं। कहीं आपको लू तो नहीं लग गई? क्या बताऊं सीता, आज खेत में काम करते करते ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से सूरज नहीं, आग बरस रही हो। जमीन इतनी गर्म हो गई थी कि पैरों में चप्पल होते हुए भी जलन हो रही थी। लेकिन मालिक ने हमें एक पल भी आराम नहीं करने दिया। तो क्या सेठ ने कम से कम आपको पूरी मजदूरी तो दी होगी? इतनी भयानक गर्मी में आपसे काम कराया है। नहीं सीता, वही तो सबसे बड़ा दुख है। पूरे दिन खेत में खटने के बाद भी उसने आधी मजदूरी दी। कहता है काम करना है तो करो, नहीं तो और मजदूर मिल जाएंगे। गरीब आदमी की मेहनत की कोई कीमत नहीं होती। ना जाने सेठ हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझता। हमेशा हम गरीबों से इतना काम करवाता है और पूरा पैसा भी नहीं देता। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बच्चे भी गर्मी से परेशान हैं। न ठीक से सो पाते हैं, न ही ढंग से खाना खा पाते हैं। मैंने सोचा था थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर एक कूलर ही ले आएंगे, लेकिन सेठ तो आधा पैसा ही दे रहा है। अब समझ नहीं आता क्या करूं। धीरज रखो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लूंगा। अभी हाथ के पंखे से ही काम चला लो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। रामू बच्चों को देख रहा था। दोनों गर्मी से बेहाल थे। यह देखकर उसका दिल टूटने लगा। सीता, मुझे अपने बच्चों की हालत देखकर बहुत दुख होता है। मुन्ना पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था और गुड़िया डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। लेकिन यह गर्मी, यह गरीबी,
सब कुछ छीन लेती है। सपने तो हमारे भी थे रामू, लेकिन लगता है किस्मत को गरीबों के सपनों से दुश्मनी है। कभी पानी की कमी, कभी भूख, और अब यह जानलेवा गर्मी। रामू, आप बच्चों के पास रहिए, मैं कुएं से रात के लिए पानी लेकर आती हूँ। जो पानी था वो गर्म हो गया है और कम भी है। सीता ने मटका उठाया और पानी भरने निकल पड़ी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, वहां सब लोग खाली हाथ ही खड़े थे। अरे रीता दीदी, क्या हुआ? आप लोग ने मटके में पानी क्यों नहीं भरा? अरे सीता बहन, देखो ना, इतनी तेज धूप थी कि कुएं का पानी सूख गया। सेठ से कहा गया कि वो मशीन से उसमें पानी भरवा दे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। ऊपर से कह रहा था कि पानी के लिए एक परिवार को कम से कम 1000 रुपए देने होंगे, तभी पानी मिलेगा। अब बताओ हम कैसे जिएंगे? एक तो इतनी भयानक गर्मी, ऊपर से अब पानी भी नहीं है। हाँ बहन, हम मजदूर लोग घर में रोटी के पैसे ही इतनी मुश्किल से आते हैं, और अब गर्मी बढ़ गई है तो पानी की भी दिक्कत हो गई। क्या करेंगे हम लोग अब? बात तो आप सबकी सही है। मेरे बच्चों के भी गले सूख रहे हैं। गर्मी इतनी बढ़ गई है, न घर में पंखा है न पानी। जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था वो भी दिन के खाने में इस्तेमाल हो गया। अब क्या करेंगे? सब लोग खाली हाथ वहां से बिना पानी लिए ही लौट गए। सीता भारी मन से खाली मटका उठाकर घर की तरफ चल पड़ी। सीता पानी ले आई। बच्चों का गला सूख रहा है, थोड़ा पानी मिल जाता तो उन्हें पिला देता। रामू, कुएं में पानी ही नहीं है। सब लोग खाली हाथ लौट आए। सेठ कह रहा है कि अगर मशीन से पानी भरवाना है तो हर परिवार को 1,000 रुपये देने होंगे। 1000 रुपये? सीता, हमारे पास तो अभी 100 रुपये भी नहीं है। अब बच्चों को क्या पिलाएंगे? आज की रात ऐसे ही सोना पड़ेगा। हमारे गांव की नदियां भी सूख चुकी हैं। वहां भी पानी की कोई उम्मीद नहीं है। इस बार की गर्मी इतनी जल्दी और इतनी भयानक पड़ रही है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब बस किसी तरह रात काटनी होगी। सुबह सुबह जब सेठ अपने कुएं में काम के लिए पानी भरवाएगा, तभी हमें भी पानी लाना होगा, नहीं तो धूप में वह भी सूख जाएगा। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम पानी खरीद सकें। इस भयानक गर्मी में बस पानी ही एक सहारा है जो हमें जिंदा रखे हुए है। सुनिए रामू, मैं सोच रही हूँ कि कल गांव में बड़े घरों में काम मांग लूं। उस दिन कविता दीदी कह रही थीं कि उन्हें नौकर की जरूरत है। अगर थोड़ा पैसा आने लगे तो घर में एक पंखा आ जाएगा। इतनी गर्मी में अगर बच्चों को लू लग गई तो हम क्या करेंगे? सीता, 2 लोग काम करेंगे तो घर भी थोड़ा संभल जाएगा। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पंखे की सच में बहुत जरूरत है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, ज्यादा थक मत जाना। उस रात पूरा परिवार भूखा प्यासा और तेज गर्मी में झोपड़ी के बाहर बैठकर किसी तरह रात काट रहा था। अगले दिन सीता काम की तलाश में इधर उधर भटकती रही। तेज धूप में उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत अभी भी थी। कुछ देर बाद वह सीधे कविता भाभी के घर चली गई। कविता भाभी, उस दिन आपने कहा था कि आपको एक नौकरानी की जरूरत है। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तो बताइए मुझे क्या क्या काम करना होगा। देखो सीता, मैंने कहा तो था, लेकिन अब गर्मी इतनी बढ़ गई है कि घर में दिन रात एसी चल रही है। बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आ रहा है और खर्चे भी बढ़ गए हैं। इसलिए अभी मैं कोई नौकरानी नहीं रखना चाहती। तुम कभी फिर आना। सीता उदास मन से वहां से घर लौट आई। अगले दिन सुबह से ही धूप तेज हो गई थी और गर्मी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से आग बरस रही हो। रामू, आज खेत पर मत जाइए। कल ही तो आपको लू लगते लगते बची थी। आपका चेहरा अभी भी उतरा हुआ है।
अगर आज फिर इस आग जैसी भयानक धूप में चले गए तो कहीं तबीयत और भी खराब ना हो जाए। बाहर धूप इतनी तेज है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। ऐसे में जाना ठीक नहीं है। सीता, मैं भी जानता हूं कि बाहर आग बरस रही है, लेकिन अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो बच्चों के लिए खाना कहां से आएगा? घर में आटा भी बस 2 वक्त का बचा है। गरीब आदमी बीमारी से नहीं, भूख से ज्यादा डरता है। और तुम्हें भी काम नहीं मिला। अगर घर में राशन, पानी और पंखा लाना है तो काम करना ही पड़ेगा। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रामू खेत पर पहुंचा तो देखा मजदूरों की हालत और भी खराब थी। सबके चेहरे पर थकान और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। भाई मोहन, आज तो जमीन पर पैर रखते ही जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे खेत की मिट्टी भी आग बन गई हो। इतनी भयानक गर्मी में हम लोग कब तक काम करेंगे? क्या करे रामू, सेठ ने साफ कह दिया है कि अगर खेत में काम नहीं करोगे तो उसके कुएं से पानी की एक बूंद भी नहीं लेने देगा। घर में बच्चे प्यासे हैं, इसलिए मजबूरी में सब लोग इस आग में भी काम कर रहे हैं। दोपहर होते होते सूरज बिल्कुल सिर पर आ गया। गर्म हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने अंगारों की भट्टी खोल दी हो। गर्मी की वजह से रामू की हालत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और पसीना भी सूख चुका था। उधर झोपड़ी में बच्चे गर्मी से परेशान थे। टीन की छत इतनी गर्म हो चुकी थी कि अंदर बैठना भी मुश्किल हो गया था। माँ, बाहर हवा भी नहीं चल रही। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आसमान आग बन गया हो। गला भी बार बार सूख रहा है। माँ, क्या हम नदी के किनारे जा सकते हैं? शायद वहाँ थोड़ी ठंडी हवा मिले। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। नहीं बेटा, इतनी तेज लू चल रही है कि रास्ते में ही तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, शाम होने दो। अरे रामू, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल सफेद पड़ गया है। देखो, तुम्हारे हाथ भी कांप रहे हैं। बैठ जाओ भाई, नहीं तो कहीं सच में गिर ना जाओ। नहीं मोहन, अगर अभी बैठ गया तो सेठ पैसे काट लेगा। घर में बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनके चेहरे याद करके ही खुद को संभाल रहा हूं। सेठ जी, जरा थोड़ी देर आराम करने दीजिए। सिर चकरा रहा है, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा है। अगर थोड़ी देर छांव में बैठ जाऊं तो शायद तबीयत संभल जाए। अरे कामचोर कहीं के, अभी तो 2 घंटे भी ठीक से काम नहीं किया और आराम मांगने लगे। अगर इतना ही आराम चाहिए तो घर चले जाओ, लेकिन याद रखना फिर मजदूरी की उम्मीद मत करना। और सुन लो, फिर मेरे कुएं से पानी भी नहीं लेने दूंगा। इस जलती हुई गर्मी में यूं ही तड़पते रहोगे तुम सब। एक एक बूंद के लिए तरस जाओगे। शाम को रामू घर लौटा तो दरवाजे पर ही लड़खड़ा गया और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। रामू, ये क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए, मुझसे बात कीजिए। मैंने कहा था मत जाइए। धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत भयानक है, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। सीता, लगता है आज सच में लू लग गई। सिर फट रहा है और पूरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। रामू की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो गांव की वृद्ध दादी को बुलाया गया। सीता बेटी, इसे पानी की कमी हो गई है। इसका शरीर बहुत ज्यादा तप रहा है। इसे नींबू पानी में नमक डालकर पिलाओ, तभी ये ठीक होगा। लेकिन पानी ठंडा होना चाहिए, गरम नहीं, तभी इसका असर करेगा। ठीक है काकी, मैं अभी कुएं से पानी ले आती हूँ। आप इनका और बच्चों का ख्याल रखिएगा। सीता खाली मटका लेकर कुएं के पास पहुंची, लेकिन वहां सेठ का आदमी खड़ा था। भैया, जरा कुएं से पानी लेने दीजिए। मेरे पति रामू की हालत बहुत खराब है। उन्हें ठंडे पानी की बहुत जरूरत है। नहीं, यहाँ से तुम पानी नहीं ले सकती। सेठ का आदेश है, जो काम बीच में छोड़कर जाएगा उसके घर का पानी बंद। जिस दिन तेरा आदमी काम पर वापस आएगा उसी दिन से तू पानी ले सकेगी।
सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मजबूर थी। वह वहां से खाली हाथ ही वापस लौट आई। जैसे तैसे उसने गर्म पानी ही अपने पति रामू को पिला दिया। गांव में गर्मी अब और बढ़ गई और धीरे धीरे सारे किसान बीमार होने लगे। मोहन भी बिस्तर पर पड़ गया। श्याम की हालत भी खराब हो गई। सबको भयंकर लू लग गई। सीता बहन, देखो ना, सेठ ने तो कुएं में ताला लगवा दिया है। अब हम लोग क्या करें? मेरा पति मोहन आंखें भी नहीं खोल पा रहा है। उसे इतनी लू लग गई है और सेठ एक पल भी आराम नहीं करने देता। पूरा दिन धूप में काम करवाता है, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी बैठने नहीं देता। और अब तो उसने कुएं में ताला लगाकर कह दिया है कि जब सब काम पर वापस आएंगे तभी पानी लेने देगा। उस दिन मैं भी गई थी पानी लेने, लेकिन सेठ के आदमी ने साफ मना कर दिया। रामू की भी हालत ठीक नहीं है। घर में पहले ही पैसों की कमी थी, अब पानी की भी। ऐसे कैसे जिएंगे हम? अगर बच्चे भी बीमार हो गए तो क्या होगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सेठ ऐसे ही दबंगई करता रहेगा और हमारे पति कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। ऊपर से गर्मी भी बढ़ती जा रही है। उस दिन किसी के घर में न एक बूंद पानी था, न खाने को राशन। सब अपने अपने घरों में चुपचाप बैठे थे और उनके मन में बस एक ही चिंता थी, अब क्या होगा? एक दिन सीता ने गांव की औरतों को अपने घर बुलाया। देखिए बहनों, आप लोग तो जानती ही हैं कि पानी की कमी बढ़ती जा रही है। हमारे पति भी बीमार हैं और हमारे बच्चों पर भी कभी न कभी ये गर्मी अपना असर दिखाएगी, तो हमें हिम्मत दिखानी होगी। तो हम क्या करें सीता? तुम ही बताओ। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि पानी खरीद सकें। पानी खरीद नहीं सकते तो क्या हुआ? जमीन से पानी निकाल तो सकते हैं। हम औरतें हैं, हमारे बाजुओं में बहुत ताकत है। हम घर संभाल सकती हैं तो अपने परिवार के लिए ये भी कर सकती हैं। आज से ही गांव के कोने में खुदाई करते हैं, वहां से पानी जरूर निकलेगा। हम अपना कुआं खुद बनाएंगे। सीता और बाकी औरतें मिलकर गांव के किनारे खुदाई शुरू करती हैं। सब मिलकर हिम्मत के साथ कुदाल चलाती हैं। धूप उन्हें झुलसा रही थी, लेकिन उनकी हिम्मत उन्हें टूटने नहीं दे रही थी। शाम तक उन्होंने कम से कम कुआं बनाने के लिए एक गहरी जगह तैयार कर ली। बहनों, हमने काफी काम कर लिया है। बस कल सुबह 5 बजे से ही फिर लग जाएंगे। देखते हैं इस जमीन से पानी कैसे नहीं निकलता। हम हार नहीं मानेंगे। ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। हाँ, हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, हम अपने बच्चों और अपने पति को हर हाल में बचा कर रहेंगे। अगले दिन सुबह से ही सारी औरतें फिर काम पर लग गईं। कोई मिट्टी निकाल रही थी, कोई कुदाल चला रही थी और धीरे धीरे आखिरकार जमीन से पानी बाहर निकल ही गया। देखो सीता, जमीन से पानी आने लगा। अब हमारे परिवार को पानी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमने कर दिखाया। ये सब तुम्हारे हौसले की वजह से ही हो पाया है। हाँ रीता बहन, हमने कर दिखाया। ये हम सबके जज्बे और हिम्मत का नतीजा है। चलो जल्दी से इसे कुएं की तरह बना देते हैं ताकि हमारा पानी सुरक्षित रहे। सब मिलकर उसकी पुताई करती हैं और उसे एक छोटे कुएं का आकार दे देती हैं। सब ठंडा ठंडा पानी अपने घर ले जाते हैं। बच्चे खुश थे। हर घर में पानी के मटके भरे हुए थे। सेठ को यह बात हज्म नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बदले कि उसके अपने मजदूर एक एक करके काम छोड़ने लगे। अब कोई भी उसके खेत में काम करने नहीं आता था। धीरे धीरे उसकी सारी फसल सूखने लगी। धूप तेज थी, पानी का कोई इंतजाम नहीं था और खेत बंजर होने लगे। भारी नुकसान के कारण सेठ बीच के कर्ज में डूब गया। एक दिन सेठ अपने सूखे खेत के बीच खड़ा था। चारों तरफ बर्बादी देखकर उसका दिल कांप उठा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कल तक मेरे खेत हरे भरे थे, लोग मेरे एक इशारे पर काम करते थे, और आज सब कुछ सूख गया। कोई साथ देने वाला भी नहीं बचा। क्या यही सजा है मेरे घमंड की?
उसका अपना कुआं भी सूख गया क्योंकि वह ज्यादा गहरा नहीं था। अब उसके पास पानी का कोई सहारा नहीं बचा था। मजबूरी में उसे अपना पानी निकालने वाला मशीन भी गिरवी रखना पड़ा ताकि किसी तरह घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। एक दिन तेज गर्मी में सेठ को बहुत प्यास लगी। कमला, अरे कमला, जरा एक गिलास पानी दे दो। गला सूख रहा है, सिर भी भारी हो गया है, अब सहा नहीं जा रहा। जी, पानी तो खत्म हो गया है, अपना कुआं भी सूख गया है और जो मशीन थी वो भी गिरवी रखनी पड़ी। अब तो घर में एक बूंद पानी भी नहीं बचा। बिजली का कनेक्शन भी कट गया, समय पर पैसा नहीं भर पाए। इतना नुकसान हो गया है कि समझ नहीं आ रहा अब कैसे जिएंगे इस गर्मी में। सेठ चुप हो गया, उसकी आंखें भर आईं। आज पहली बार उसे असली दर्द समझ में आ रहा था। सेठ ने सिर झुका लिया। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कितना बड़ा पाप किया कमला। लोगों को पानी के लिए तरसाया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और आज मैं खुद एक एक बूंद के लिए तरस रहा हूं। शायद यही मेरे कर्मों की सजा है। गलती हो गई है, लेकिन अभी भी समय है। चलिए गांव वालों से माफी मांग लेते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। सेठ अपनी पत्नी के साथ गांव वालों के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि पछतावा और लाचारी साफ दिख रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया। तुम्हें पानी के लिए तरसाया, तुम्हारी मजबूरी का मजाक बनाया, लेकिन आज मैं खुद उसी दर्द से गुजर रहा हूं। अगर हो सके तो मुझे भी थोड़ा पानी दे दो और एक मौका अपनी गलती सुधारने का। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आज पहली बार सेठ उनके सामने झुका था। सेठ जी, हमारे अंदर इंसानियत मरी नहीं है। आप ही थोड़े निर्दयी हो गए थे, हम नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके यहाँ पानी भी पहुंचाएंगे और काम भी करेंगे। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। बस एक बात याद रखिएगा, समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए अपने अच्छे समय में अच्छे कर्म कीजिए, वही लौट कर वापस आता है। और हाँ, घमंड की उम्र छोटी होती है, कभी ना कभी टूट ही जाती है।